बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने से मना किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब एंजियोग्राफी से पहले अगर सफ़र करते हैं तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो जो खबरें पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं, वो काफ़ी हद तक मादूम होती नज़र आ रही हैं। हम भी प्रोग्राम में यही सवाल सामने रखेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने का इम्कान अब ख़त्म हो गया। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की जो शिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया, MQ पाकिस्तान की दरख्वास्त को निपटाया। बल्दियाती कानून के कवानीन के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से जो गवर्नमेंट सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 है, इसको कलअदम करार दिया है। और फैसले में ये कहा है कि बल्दियाती हुकूमत के पास मास्टर प्लान के इख्तियारात होंगे, सिंध हुकूमत के पास इसके इख्तियारात नहीं होंगे। बल्दियाती इदारों को मुकम्मल तौर पर मजबूत और फाल बनाया जाए। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे, पल्स कंसल्टेंट की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 70% शहरियों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की माशी समत गलत है और 69% पाकिस्तानी ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो सियासी समत है वो गलत है, जबकि 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। इस पर अपने मेहमानों की राय लेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। शहजाद चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट, और सीनियर एनालिस्ट मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी। सज्जाद मीर साहब, आपसे आज मैं आगाज़ करना चाहूँगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के इम्कानात अब ख़त्म हो गए? नहीं, इस रिपोर्ट के आने से तो ख़त्म नहीं होते। ये रिपोर्ट तो एक कानूनी कार्रवाई है। हुकूमत ने मांगा है अदालत से, अदालत ने मांगी और उन्होंने कार्रवाई दे दी, जवाब दे दिया। ये कानूनी जंग है। सियासी जंग किसी और पैराए में लड़ी जाती है और उसके लिए कई वेरिएबल हैं जो तय करेंगे कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका आना ना आना जो है ये एक सियासी फैसला होगा, उनका सेहत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, सीधी बात है, छुपाने की बात नहीं है ये कोई। लेकिन डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो जहनी दबाव का खतरा है, शिकार हो जाएंगे। खतरा है। उन्होंने अपना कोई जो प्रोसीजर कराना था वो नहीं करवाया हुआ और उसके बगैर यकीनी तौर पर खतरा ही हो सकता है और वो उसकी वजह से नहीं आएंगे। लेकिन ये समझना कि नवाज शरीफ जो है उनका पाकिस्तान में आना सिर्फ उनकी सेहत से मुतल्लिक है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। वो फैसले कई और चीज़ों के साथ तय होंगे और उसमें कई अवामल है। सिर्फ यही नहीं है कि उनके यहाँ एक सियासी जोश पैदा हो जाए, आप मजबूत हो जाए और मजबूत होकर हुकूमत को गिराने की पोजीशन में आ जाए। ऐसे मामलों पे जब वापस आया जाता है तो बहुत सी बातें तय की जाती हैं। सियासी डायनामिक्स ऐसी है जी, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। बहुत से लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, बहुत से लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है। अभी तक कोई सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान का ये ऊँट किस करवट बैठेगा सियासत का आने वाले दिनों में। अफ़वाहें तो बहुत हैं। हमारे इस्लामाबाद के दोस्त बेहतर जानते हैं कि वहाँ क्या-क्या अफ़वाहें फैली हैं, क्या-क्या गुफ्तगूएँ हैं, क्या-क्या तज़किये हैं। माज़ी में ऐसा भी होता रहा है कि कोई खबरें फैलती थी, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, तो हम समझते कि शायद गप-शप है, लेकिन चंद दिनों के अंदर वो सच साबित हो जाती थी। अब कभी ऐसा भी हुआ है कि अफ़वाहें फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं, फिर बात आगे बढ़ती रहती है। नवाज़ शरीफ के आने का ताल्लुक एक सियासी अमल से भी है ठीक। और यकीनी तौर पर उनकी हेल्थ से तो है। अगर वो ट्रैवल करने की पोज़ीशन में हेल्थ उनकी ऐसी होती, तो शायद वो रिस्क वैसे भी ले लेते वापस आने का। लेकिन अब जैसे उन्होंने सऊदी अरब से वापस आने का रिस्क लिया था, अगरचे वापस गए थे और वापस जाने के बाद फिर जब आए तो फिर ज़ाहिर है कि एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे। तो मैं नहीं समझता कि इसका ताल्लुक सिर्फ ये जो पेश किया गया है इससे जोड़ना लाजमी नहीं है। ये सर्टिफिकेट तो आना ही था। यानी कि ठीक। जो आपको कोर्ट पूछे कि शहबाज शरीफ को पकड़ लें क्योंकि आप नहीं आ रहे, तो वो कहेंगे नहीं, मेरी सेहत ठीक नहीं है। वो कहेंगे सबूत दो, तो सबूत तो हासिल करने पड़ेंगे ना जी। सियासी फैसले का ताल्लुक इससे हटकर है जी। और मुल्क के हालात पर है और बहुत से ऐसे वेरिएबल हैं जिनका तज़किरा इस वक़्त शायद करना ज़्यादा मुनासिब ना हो। ठीक, सियासी फैसलों का ताल्लुक इससे हटकर है। शहजाद चौधरी साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से पहले कम अज़ कम पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक? देखिए, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी तो अय्याज़ सादिक साहब को होनी चाहिए कि उनका खर्चा बच गया हाँ, वो और लेने अब जाने जाके वाले थे। उनको जी। लाना नहीं पड़ेगा।
और तो ये तो एक उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, पीएमएलएन इसको कैसे देखेगी? ये तो पीएमएलएन की एक सवाबदीद पे है कि वो किस तरह देखते हैं। शायद एक धड़ा जो चाह रहा होगा कि वो जल्दी वापस आ जाएं, वो कुछ थोड़े से परेशान हो जाएंगे, और एक धड़ा जो कि ये चाह रहा है कि अगर वो दूर रहें तो शायद जो कशमकश है पीएमएलएन के अंदर वो इस तरह से करवट बैठे कि कुछ और लोगों का फ़ायदा हो जाए, लीडरशिप का मौका मिल जाए। तो बाहर सूरत ये पीएमएलएन की अपनी ज़ाती अंदरूनी किस्म की उनकी जंग है, और वो खुद ही इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, जब पीटीआई की हुकूमत है, तो वो तो मेरे हिसाब से जो समझ आता है वही आता है कि वो एक जब अदालत के सामने पेश होंगे पीटीआई की हुकूमत के दौरान, तो कोई रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है, वो गालिबन जेल में ही जाएंगे। तो जाहिर है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में तो नहीं आएंगे। तो पहला मरहला आता है फरवरी के, जो 27 फरवरी को एक लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद फिर 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है। अगर इन दोनों मार्चेस के नतीजे में पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ हिल जाती है या इसको तब्दील कर दिया जाता है या कोई नया स्ट्रक्चर आता है, जिसका मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की तबीयत, चाहे वो एंजियोग्राफी हो चुकी हो या ना हो चुकी हो, मुख्तलिफ हो सकती है। फिर उसके बाद उसके बाद जो मरहला है वो इलेक्शंस का। या तो पीटीआई खुद इलेक्शन अनाउंस कर दे जल्दी, या वक्त पे इलेक्शंस करवाए। फिर उसके बाद जो नतीजा तय होगा वो डिटर्मिन करेगा कि आया नवाज शरीफ साहब। हाँ, उससे पहले एक छोटा सा और भी है, वो इंटरिम गवर्नमेंट का है। किस किस्म की टर्म बनती है, पीटीआई का क्या असर रसूख होगा उसके अंदर, ये सारी चीज़ें। तो ये एक टाइम लाइन के ऊपर डिपेंडेंट ऑन दी एनवायरनमेंट के हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से बात बनती है, उस तरह से फैसला हो पाएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं। और दूसरी बात, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की तबीयत चूंकि बेहतर नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है इसको बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बनाना भी मुनासिब नहीं है। उनको वक्त देना चाहिए, वो अपना इलाज करवाएं, और इलाज करवा के जब वो अपने आप को बेहतर महसूस करें, तो फिर जब भी मुनासिब होगा, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, उनको वापस आना पड़ेगा। आएंगे या आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि वो गए ही इसलिए नहीं गए थे यहाँ से कि वो जितनी जल्दी वापस आ जाएं। वो ज़ाहिर है हालात तो वाक़यात को देखते हुए वापस फैसला करेंगे। हालात तो तो जो ज़्यादा वाकई ज़रूरी जी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा जी। ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है कि आप ये देखिए कि जो मईशत है हमारी, जो हमारे सियासी हालात हैं, जो सियासत है इस वक्त, क्या मईशत को बेहतर कर सक पाएगी? मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। दूसरा, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होने हैं हमारे यहाँ कम से कम 3 बड़े सूबों के अंदर फौरी तौर पर, और उनके ऊपर क्या असरात आते हैं, उनसे क्या शक्ल उभरती नज़र आती है, क्या हमारी थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट इन प्लेस आएगी या ये नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सियासी हालात। पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स अलहदा है, नेशनल पॉलिटिक्स अलहदा है। नेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज़ अलहदा हैं। नवाज शरीफ साहब की ज़ात और शख्सियत का मसला है, तो उनकी ज़ात और शख्सियत उनकी हद तक ही रहने देना चाहिए। वो आएंगे, मेरा ख्याल है ज़रूर आएंगे, ये कहना कि कभी भी नहीं आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त आएंगे जब उनको ख़तरा यहाँ पे अदालतों का और किसी और तरह की सज़ा का कम से कम तर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर ज़िया साहब, डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर इलाज के बगैर पाकिस्तान वापस गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब के फिलहाल पाकिस्तान आने के इम्कानात खत्म हो गए? देखिए, मोहतरम सजाद मीर साहब ने जिस खूबसूरती से तज्जिया किया इस चीज़ का, और फिर हमारे चौधरी साहब ने, तो मेरे पास इजाफे की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। लेकिन मैं ज़रा सा कहते हैं ना, ज़्यादा ब्लंट तरीके से उस चीज़ को बयान करूँगा कि जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, ये उसी तरह की मेडिकल रिपोर्ट है कि जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स पे नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। यानी कि जिस तरह बिल्कुल सजाद मीर साहब ने दुरुस्त फरमाया, 100% दुरुस्त फरमाया कि इनका ये जो फैसला था सिर्फ ये इस वजह से नहीं हो रहा कि इनकी तबीयत नासाज है, ये सियासी अमल का हिस्सा है। तो जिस तरह से इन्होंने एक बहाना साजी करके, जो अब कहा जाता है मुबैना तौर पे बहाना साजी की, उसकी वजह से ये बैरून मुल्क चले गए, उसी तरह से ये जो रिपोर्ट है इन्होंने पेश कर दी है। पाकिस्तानी डॉक्टर फयाज शबाल नाम है, क्या नाम है उनका, कि जिन्होंने इस रिपोर्ट को मुरतब किया है। जो 3 सफ़े की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि जी क्योंकि पेंडेमिक है, इसलिए नवाज शरीफ साहब का जो एक्सपोजर है, अगर वो ज़्यादा भीड़ भाड़ में आएंगे, वो फ़ज़ाई सफ़र करेंगे, तो उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन फिर ताज्जुब ये होता है कि जब पाकिस्तान से आप देखते हैं वहाँ पर भी, लेकिन जो लोग देखते हैं नवाज शरीफ साहब का मिलना जुलना देखते हैं, जिस तरह से वो वहाँ पर लोगों में घुल मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पे कॉफ़ी पी रहे हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो उन चीज़ों की खुद ही नफ़ी हो जाती है कि जो 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 कहते हैं ना, ये तो डॉक्टर ने उनको कहा है कि वो खुली फजा में चहलकदमी करें और वहाँ पर लोगों से जो इंटरेक्शन है वो जारी रखें, हल्का फुल्का। जी, बड़ा सिलेक्टिव है ना भाई, बड़ा सिलेक्टिव है ना कि अगर हमने देखा है कि जब वो बाहर भी जाते तो उनके मुंह पे नकाब नहीं होता अक्सर,
ये नकाब उनकी थोड़ी पर होता है कि जो अगर इतना जिसकी जान को खातम बतहन इतना खतरा हो और इतना ज्यादा मुश्किल में हो तो वो बहुत ज्यादा एहतियात करेंगे कि ठीक है। और जब भी आपने देखा कि वो निकलते हैं तो उनके साथ 7-8 लोग 6-8 लोग उनके साथ होते हैं, गाड़ी में भी ठुसा के बैठते हैं। मतलब है वहां पे जो हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी तरह ये चीजें बयान की हैं। तो एक बात बिल्कुल से साबित होती है कि मतलब है उतनी गालिबन जो है तबीयत नासाज नहीं है जितना कहा जा रहा है, तासुर ये मिलता है। और दूसरी बात ये कि ये जो है कि जी उनके वापस आने का एक जो शोर मचा था, मेरे ख्याल में तमाम लोगों को इस बात का एहसास था कि अगर ये आएंगे तो किसी डील के नतीजे में आएंगे। और जब तक पीटीआई की हुकूमत यहाँ पर मौजूद है या उनको जरा सा भी इस बात का खतरा है कि आने की वजह से वो बरह रास्त जेल में जाएंगे, वो जेल की जो मुद्दत है क़याम की तवील भी हो सकती है, तो फिर हरगिज नहीं आएंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो भी इनकलाबीपन है और जो भी वो नजरियाती सियासत करते हैं, मुल्क से बाहर बैठ के तो उन्हें अच्छा लगता है करना, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि जो उनके कारकुन है वो समझते हैं कि जिस तरह से हमारे इनकलाबी सियासतदान आएंगे और नजरियात की बात करेंगे तो वो हमें वादे होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का जो बीमारी है इसमें सियासी उनसर ज्यादा है और तबीयत का उनसर कम है। और जाहिर है कि अगर डील का मुझे नहीं पता, एक बाज लोग इस्लामाबाद में मूना आलम ज्यादा अच्छा हमें बताएंगी कि जो डील की बात हो रही है, मुझे जो अंदाजा हो रहा है कि कोई डील इस तरह का जो एक होपा खड़ा किया गया था, इस तरह की चीज नहीं होने जा रही। और अगर डील होती है तो खुद एक गैर जमहूरी अमल होगा, एक बात। और दूसरी, अगर आप किसी हुकूमत को कबल वक्त रुखसत करेंगे, एक गलत रिवायत डाल रहे होंगे जिसका एहसास जो है इसके खिलाफ के भी संजीदा सियासतदानों को है। तो हम देख रहे हैं कि 2002 से हर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, हर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। तो पीटीआई के साथ भी यही होगा कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, 2022 का साल मुकम्मल करेंगे और 2023 में वक्त के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर इन्होंने कबल वक्त कॉल नहीं की, इसकी मैं कोई वजह नहीं देखता। जी ठीक। मुना आलम साहबा, डॉक्टर्स का मेडिकल रिपोर्ट में ये भी कहना है कि वो नवाज शरीफ साहब शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, जो उनकी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी है वो जारी रखें, लेकिन सफ़र से गुरेज करें, पाकिस्तान ना आ जाएं। वहाँ गए तो उन्हें सांस का मसला भी बन सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। किस हद तक उनके इम्कानात पाकिस्तान आने के ख़त्म हो गए? जी, तमाम साथियों से मुत्तफिक होकर ये बात कहती हूँ कि जो रिपोर्ट आई है वो खासी दिलचस्प है और खासी प्रिडिक्टेबल भी है। हमें पता था कि इसी किस्म की कोई रिपोर्ट यकीनन तश्कील दी जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, उसमें ये भी लिखा है कि कोविड में उनका सफर करना भी ठीक नहीं है, कि अगर वो कोविड में कोई फ्लाइट लेते हैं तो वो उनकी सेहत के लिए वो सफर करना डेंजरस है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाहिर है कोविड में कोई ऐसी फ्लाइट्स तो बंद नहीं हुई है। आई मीन आप जो टेस्ट वगैरह है, जिसकी भी जिस ममालिक की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर पूरी दुनिया सफर कर रही है और ये हवाई सफर पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में ये चीजें दर्ज हुई है। अच्छा, बात ये है कि रिपोर्ट की जहां तक ये जो डील वगैरह के तासुरात हैं, ये बात भी मैं सही समझती हूँ। एक तो गैर आईनी होना उसकी एक अलहदा बात है। गैर आईनी तो डील हमेशा से थी ना, लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से हमारी सियासत में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं और बड़ा एक काला बाब है वो हमारी सियासत का, जिसने भी जब भी की और जिन लोगों ने की उनकी तरफ से भी इट्स एज बैड एज ऑन देयर पार्ट एज वेल। लेकिन बात ये है कि देखिए, अब हमारा मीडिया खासा वाइब्रेंट है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जिन अवामिल के तहत मुल्क से बाहर गए, उसके ऊपर भी बहुत शोर मचा था। और वो भी एक, आप समझे कि एक देखने वाला समा था, एक देखने वाला वाकया था मुल्क की सियासी तारीख में, जब वो गए थे यहाँ से 2019 में, अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी इतना शोर शराबा हुआ था। वो भी जाहिर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी जरूर। और जिसकी वजह से एक और 2-3 उसकी चीजें नजर आती हैं, वो ये भी है कि हुकूमत ने कानूनी तौर पर चाराजोई करने का कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि गारंटर थे उनके खिलाफ चाराजोई की जाए। वो भी आप देखिए, हुकूमत 2 साल के एक ताखीर के बाद इस तरफ जा रहे हैं और अब वो ये बात कर रहे हैं। तो ये भी एक काफी एविडेंट चीज है कि 2 साल से हुकूमत ने क्यों इसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। हमेशा से शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे और वो 90 दिन तो बहुत पहले के कंप्लीट हो गए जिसके घर से नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। तो लिहाजा बात ये है कुल मिला के कि यकीनन उनका वापस आना बहुत डाउटफुल है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सेहत उसका अकेला वेरिएबल नहीं है, बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं। जब हालात साफगार होंगे तभी वो वापस आएंगे, सीधी सीधी बात है। अयाज सादिक साहब का जो बयान था जब इस साल के आगाज से पहले जो आया था, उससे तो उनकी पार्टी ने खुद को अपने आप को बहुत पहले का डिस्टेंस कर लिया था। बल्कि एक पार्टी का उनके इजलास हुआ था जिसपे जो उनकी थर्ड टियर वगैरह लीडरशिप है या जो उनके स्पोक्स पर्संस वगैरह हैं, उन्होंने भी ये बात पूछी थी। तो तमाम तर उनकी क़यादत ने कहा था, अदर देन अयाज सादिक साहब,
कि ये उनका कोई पर्सनल स्टेटमेंट था, उससे तमाम ने लाताल्लुकी का ऐलान किया था। तो गोया ये कि ये बात तो बहुत पहले से ही आया थी, तो लिहाजा इस तरह की कोई वापसी होने नहीं लगी है। और बल्कि एक और काबिल गौर बात यह है कि शहजाद अकबर साहब जो कि काफी इस चीज को परस्यू कर रहे थे, अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो खुद जा चुके हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को लाना था। तो हुकूमत के पार्ट से भी शायद अब इसके ऊपर कोई सच कोई चाराजोई ना हो, कोई एफर्ट ना हो, अदर देन के हम तमाम इसके ऊपर शोज करेंगे। ऑपोजिशन का, नून लीग का भी एक बयानिया आएगा, उन सबसे आप पूछें कि कब वापस आएंगे, तो उनके पास कोई क्लियर कट जवाब नहीं होता इस बात का। और हुकूमत से भी आप पूछें कि वो कब लाएंगे, तो उनके पास भी सिमिलर किस्म की सूरत हाल होगी। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट सामने आया कि फिलहाल इम्कानात नहीं है उनके पाकिस्तान वापस आने के। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से, आर्टिकल 74 और 75 को कलअदम करार दिया गया है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM पाकिस्तान की दरखास्त को निपटा दिया है। खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने फैसला पढ़कर सुनाया। उन्होंने इस फैसले में कहा कि लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात के तहत मुकामी हुकूमतों के पास बल्दियाती इख्तियारात हैं। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद करना बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है और सिंध हुकूमत पाबंद है कि बल्दियाती हुकूमतों के साथ मिलकर काम करे। शहजाद चौधरी साहब, इस फैसले के बाद MQM पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कितना बड़ा धचका है? देखिए, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही किसी को धचका है। मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों एकदम से इतना इन चीज़ों के बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं। आप जो थोड़ा बहुत अभी जो आया है, डिटेल्ड फैसला आएगा तो हम देखेंगे उसमें क्या जुबान कही है, क्या किस तरीके से जजमेंट दी गई। लेकिन जो अभी तक सामने आया उसमें ये कहा गया कि सेक्शन 140 जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का। तो ये ठीक है, एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दर्ज है। आपने देखा होगा मुराद अली शाह साहब के स्टेटमेंट उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ एक छोटा टीवी के ऊपर, जिसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए और हमारी हर चीज़ उसके मुताबिक है। अब होगा ये कि वो जो 4-5 बड़े महकमे जो कि कराची के असल में इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने अपने नीचे कर लिए हैं, अब बारी बारी उन पर लड़ाई होगी। अगर MQM या PTI या कोई और उस पर लड़ाई करना चाहता है, PTI की जो पिटिशन है जो अभी तक एंटरटेन नहीं हुई, जो अभी तक उसको सुना नहीं गया, उसके अंदर उनके मुताबिक 21 सच पॉइंट्स जो कि 140 जो है उसके मुताबिक नहीं है, जो आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बाहर सूरत ये अदालतों को फैसला करना है। लेकिन बात याद रखिए, बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि कराची से जो फ़ायदा हासिल किया जाना चाहिए था या जो किया जा सकता है, क्या वो सिंध गवर्नमेंट के पास आएगा या वो वाकई उधर ही रह जाएगा, कराची के अंदर ही, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर, KDA के पास, आगे पीछे जो उनके 3-4 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पैसा रह जाएगा, या उनसे जो पैसा जनरेट होगा वो सिंध गवर्नमेंट के पास आएगा। तो सारी चीज़ उस पैसे की है। MQM को कितना फ़ायदा हो सकता है? हाँ, इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो वो कर सकते हैं, लेकिन असल में जो फ़ायदा होना है पॉलिटिकल फ़ायदा, वो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे है, उनकी आपस में कैसी तंजीम है, वो किस तरीके से मिल के चल सकते हैं। वो इतने ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड हैं कि इस किस्म की जो फैसले आते भी हैं अगर, और उसको वो प्ले अप करना भी चाहते हैं, तो उससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। फाइनल एक और बात देखिए, हम बात बड़े लेवल पे जब करते हैं तो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक कराची अगर उनके पास नहीं था, MQM के पास था, तो उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी गवर्नमेंट अभी तक चला रही थी। वो हालात बदलने वाले नहीं हैं इस फैसले के बाद, या कराची के अंदर अगर कंट्रोल किसी और के पास जाता है। तो कराची में, जिस हम कल बात कर रहे थे, अभी भी जो लोकल बॉडीज़ का जो नतीजा आएगा वो फ्रेगमेंटेड होगा, वो फैला हुआ होगा। कहीं MQM कुछ फ़ायदा लेगी, कहीं PPP थोड़ा सा एनरोड्स करेगी। कराची में PPP को सिर्फ फ़ायदा ही मिलना था, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तौर पे मिले या उन इदारों के कंट्रोल के हिसाब से मिले जो कि उन्होंने अपने नीचे किए हुए हैं। तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है इसके अंदर। अभी तो ये मामले और आगे जाके, हाँ, हर दफ़ा जाना पड़ेगा अदालत में चेक ये लेके ये शिकायत कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने फलाने प्लान के अंदर 140 के मुताबिक काम नहीं किया। तो देखिए फिर उसका क्या बनता है। जी ठीक। आमिर ज़िया साहब, कितना बड़ा फ़ायदा MQM पाकिस्तान को हुआ, ये जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निपटाई गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना धचका लगा या नुकसान हुआ? देखिए, बात इसको सिर्फ सियासी जमातों के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। बात ये कि असूली तौर पे दुनिया भर में बड़े शहर जो होते हैं वो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के तहत चला करते हैं।
तो उसूली तौर पे अगर ये बात तस्लीम कर ली गई, और ज़ाहिर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी वक्त लगेगा, और जैसे कि चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इसमें बहुत जो है बहस मुबाहिसे होंगे, फ्रिक्शन होगा, वो अपनी जगह। लेकिन अगर अलामती तौर पे मैं समझता हूँ कि धचका पहुंचा है तो सिंध गवर्नमेंट के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस रवैये को पहुंचा है कि जिन्होंने 18वीं तरमीम के बाद भी तमाम ताकत जो थी उन्होंने अपने पास, वो एक नया सेंटर बन गए थे, और वो कहते हैं ना वज़ीर आला हाउस से बाहर चीज़ों को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम ये बात हुई है कि वो जो केस था एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज का, वो मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ है, ज़्यादा मजबूत हुआ है। और उसमें मैं नहीं कहता कि फ़ायदा हो सकता है कि एनपी उठा ले, कराची सबसे बड़ा पख्तून शहर है दुनिया का, ठीक है ना। बात ये नहीं है कि किसी लसानी ग्रोह को फ़ायदा होना चाहिए, बात ये कि कराची कसीरुल लसानी शहर है, और यहाँ पर जो भी अगर जो सियासत मुस्तकबिल की सियासत होनी है, उस सियासी जमात को कामयाबी होगी कि जो तमाम लोगों को साथ लेके चले और इश्यूज की बुनियाद पर सियासत करे। लेकिन उसके वो काम पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, वो काम जमात इस्लामी भी कर सकती है, एमक्यूएम भी कर सकती है, और पीटीआई भी कर सकती है। असल बात ये कि क्या आप बेशक जो है कोई भी जमात आए, लेकिन इस असूल को तय करना है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ताकत है, यानी कि शहर की मनसूबाबंदी कौन कर रहा होगा। कराची में कचरे का निज़ाम, अभी कल तक की बात है कि जी वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड था, उसको चेयर जो थे वो वज़ीर आला सिंध किया करते थे। उसके बाद जो शहर का आलम हुआ है, 13 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल इख्तियारात को सल्ब किया, उसके नतीजे में कराची की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर हुई है। या तो कम से कम पीपल्स पार्टी को अगर शौक था चीज़ों पे कब्जा करने का, तो फिर वो अच्छी एक निज़ामत, अच्छी गवर्नेंस हमें करके दिखाते हैं, जैसे कि नून लीग ने कम से कम सेंट्रल पंजाब में की, और लाहौर का उन्होंने नक्शा बदला। लेकिन यहाँ पे कराची का नक्शा जो है वो बदहाल कर दिया गया, और सिर्फ कराची के साथ ज्यादती नहीं हुई है, हैदराबाद के साथ ज्यादती नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो चाहे आप देही सिंध के इलाके देख लें, चाहे उनके छोटे शहर देख लें, सक्खर लाड़काना की बात करें, जैकबाबाद की बात करें, दादू की बात करें, कहीं पर भी पीपल्स पार्टी ने जो कहते हैं कि अवामी खिदमत जो की हो वो हमें नजर नहीं आती है। जो कुछ हुआ है बहुत ही सिंबॉलिक हुआ है, और जो इख्तियारात को उन्होंने मरकजियत सारी की सारी अपने पास वो की, उसके नतीजे में बड़े खतरनाक खेल खेला जा रहा है। मैं आखिरी पॉइंट ये दूंगा, वो ये कि जनाब उसकी वजह से जब पीपल्स पार्टी काम करती है तो उसके नतीजे में बिलावजह हमने देखा कि एक लसानी हमने देखा कि तजाद पैदा होता खुदा ना खास्ता नजर आ रहा है, कि जो कि इसकी कुलियतन जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि अगर वो फेडरेशन की जमात अपने आप को क्लेम करती है तो उन्हें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत जो है इस बात को तस्लीम करना चाहिए था कि जमहूरियत सिर्फ उसका नाम नहीं होती, मेजोरिटिज्म का इंक्लूसिव भी होती है। तो आप अगर कराची को राइट्स डिनाई करेंगे तो उसके नतीजे में वो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो वो जिम्मेदारी भी इनकी है। और मैं समझता हूँ खेल शुरू हो गया था, और अगर हमारे रियासती इदारे इंटरवीन करें, अदलिया इंटरवीन करे और इस मामले को तय करे कि कराची सबका है, और कराची में जो जिस यूनियन काउंसिल में जीते, जिस जगह पे कोई जीते, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि जनाब इस्लामाबाद से फाइनेंशियल अथॉरिटी होनी चाहिए। सज्जाद मीर साहब, बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई मंसूबा सिंध हुकूमत शुरू नहीं कर सकती, ये भी फैसले में कहा गया। कितना बड़ा सिंध हुकूमत को इसका नुकसान होगा, और एमक्यूएम की जो दरखास्त निपटाएगा उस पर उसको कितना फायदा हो रहा है? वो तो ठीक है जी, जस्टिस गुलजार अहमद ने जाते जाते एक फैसला कर दिया है, जिस पर अब्दाद अली शाह ने कहा भी है कि 3.5 साल तो मुकदमे को लिए बैठे रहे, जाते जाते फैसला सुना गए हैं। कुछ और बातें भी कही हैं, उसमें मैं नहीं आना चाहता, लेकिन अहमद आजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका फैसला किसी एक जमात को नहीं पहुंचेगा। इसका फैसला शायद फायदा जो है आमतौर पर देखना चाहिए कि कराची की या किसी भी बड़े शहर की शहरी हुकूमत कैसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ ये मामला सिंध का नहीं है, पाकिस्तान की कोई भी सूबाई हुकूमत अपने बल्दियाती अदारों को इख्तियारात नहीं देना चाहती। अगर लाहौर का मेयर मुंतखब हो जाए और ताकतवर हो, तो मेरा ख्याल में कब कभी छिड़ जाएगी सूबाई हुकूमत में, अगर उस वक्त सूबाई हुकूमत उसके मुखालिफ हो जो मेयर वहां मौजूद हो। मिसाल के तौर पर पीटीआई की हुकूमत है, जहां अगर मुस्लिम लीग का मेयर आ जाए तो उनको भी परेशानी होगी। ये एक सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है जिस पे कोई एग्री नहीं कर। खास तौर पर सिंध में ये हुआ है कि कराची के मसाइल अलग हैं। मैं उसको कोई महाजर सिंधी मसाइल नहीं कहता, मैं अर्बन रूरल मसाइल कह लेता हूँ उसको आसानी के लिए। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत रूरल अक्सरियत की एक अर्बन अक्सरियत पर है। अर्बन अक्सरियत का शहर है, शहर पूरे सिंध का 40% हो, हैदराबाद कराची मिला के या सक्कर मिला के, लेकिन उस पर रूल करता है एक तरह से रूरल सिंध। उनके अपने मजाज हैं, उनका अपना कल्चर है,
उनका, मैं जिसके कहता हूं कि एक जागीरदाराना जहन है जो उन पर तारी है। और कराची के लोगों का अपना मजाज है, वो एक आप खास मजाज के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं। देखिए कोई काम नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। कराची में आप ठीक कह रहे हैं, कोई काम ही नहीं हुआ, सिंध में भी नहीं हुआ। वो मैंने कल भी का हवाला दिया था कि लाड़काना के बारे में कहा था कोर्ट ने कि 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। किसी पे इल्जाम लगा था पीपल्स पार्टी की बहुत अहम शख्सियत के बारे में, उन्होंने कहा 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। सिंध का कल्चर, जिसे मैंने जागीरदाराना कल्चर कहता हूँ, लूट मार का खाने पीने का कल्चर जो पैदा हो जाता है, वो है। ब्यूरोक्रेसी का एक और अपना मजाज होता है, जो कराची का एक ब्यूरोक्रेटिक मजाज है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको इख्तियारात जो थे, जो हासिल थे, जिस सूबे ने ले लिए थे, वो सूबे ने नहीं लिए थे, वो दरअसल उस जागीरदाराना मजाज ने ले लिए थे। और जहां लसानी मसाइल का मसला आता है, वो क्यों आता है कि मैंने 84 में गौसली शाह वजीर आला थे, तो उनसे कहा और एडिटरों की मौजूदगी में कहा, तो 20 एडिटरों की मौजूदगी में, कि हजूर जरा सिंध सेक्रेटरीट का दौरा कर लीजिएगा, आपको कोई उर्दू बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप जो कहना चाह रहे हो पॉइंट सामने आ गया। मुना, आप क्या समझती हैं जो फैसला दिया गया सिंध सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाया जाए, ये पीपी को कितना बड़ा धचका, एमक्यूएम को जो दरखास्त उसकी निपटाएगा उस पर फायदा कितना हुआ? देखिए, एक तो उन्होंने कहा है कि 140A पर मुकम्मल अमल दरामद हो, यहाँ तक बात सही है। फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2020-21 है, इसमें से सेक्शन 74 और 75 को आप ओमिट करें, यानी कि जो इख्तियारात और जो तरक्याती मंसूबे लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, वो भी सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए थे। वो उन्होंने कहा है कि उसमें कोई ऐसा अमल दखल नहीं होना चाहिए सिंध हुकूमत का, ये बल्दियात का डोमेन है। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब, जिनका लास्ट डे था आज बतौर चीफ जस्टिस, उन्होंने बहुत अहम ये फैसला है जो उन्होंने अपने आखिरी रोज बतौर चीफ जस्टिस सर्व करते हुए सुनाया है। 2020 में ये एमक्यूएम इस कानून को लेती थी। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं इसमें ये है कि 2013 का कानून दरअसल उन्होंने चैलेंज किया है। 2013 का कानून अक्सर और बेशतर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंध में, बिलखुसूस कराची में, अक्सर का ये मानना है कि 2013 का कानून तो कदरन बेहतर था और 2021 का कानून उससे भी ज्यादा जो है वो पावर्स को बल्दियात की लिमिट कर देता है। तो आपको पता है अभी जमात इस्लामी से भी जो मुज़ाकरात हुए हैं सिंध हुकूमत के, उसमें 2013 का ही उन्होंने कहा है कि कानून नाफिज़ुल अमल करेंगे कुछ तब्दीलियों के बाद। तो बेसिकली ये तमाम जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, हमें याद रखना होगा कि ये 2013 के कानून में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त और संगीन ऑब्जर्वेशंस दी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो बेहतर कानून समझा जा रहा है, अगर उसमें इतनी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई है, तो 2021 का कानून अगर कोई चैलेंज करे, जैसे जमात इस्लामी कोर्ट गई हुई थी, अब मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे उस बात का, लेकिन अगर 2021 का कानून चैलेंज होगा तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि उसमें कितनी बेपनाह चीजें आएंगी। अभी चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक अंदिया दिया है कि वो हो सकता है चैलेंज करें। आज जो उनकी टॉक हुई है ना, आप उसमें अगर गौर से सुने, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो शायद इसमें रिव्यू में जाए। जाहिर चैलेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन बात ये है उसमें साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर सारी जो पावर्स है वो बल्दियात को दे दें, तो फिर तो वजीर आजम वजीर आला को घर से ले जाना चाहिए। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उन तक इख्तियार मुंतकिल नहीं करना चाहते। बल्दियाती नुमाइंदों तक कोई भी इख्तियार मुंतकिल नहीं करना चाहता। मुझे ब्रेक पर जाना, उसके बाद हम बात करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पल्स कंसल्टेंट का सर्वे है जिसके मुताबिक 70% पाकिस्तानियों की राय है कि पाकिस्तान की मुआशी समत गलत है। 69% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मजमूई सियासी समत भी गलत है, जबकि 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद भी हैं। शहजाद चौधरी साहब, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आवाज नहीं आ रही शहजाद चौधरी साहब की। शहजाद चौधरी साहब, आपकी आवाज देखिए, एक तो पता नहीं मुझे ये पल कंसल्टेंट्स कौन है और किसने ये इनिशिएट किया। बात सूरत आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये 70 या 69 क्यों है? ये तो मेरे ख्याल में 99% होने चाहिए, अगर 100% नहीं तो।
मेरे ख्याल में सब किसी पाकिस्तानी से पूछ लें, वो माशी तौर पर इस वक्त बहुत परेशान है। और वो समझ, अगर थोड़ी बहुत मईशत समझता हो तो उसको पता है कि पाकिस्तान की माशी सिमत बिल्कुल दुरुस्त नहीं। जी, आवाज अच्छा फिर जी। चली गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माशी सिमत तो पाकिस्तान की बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का दारोमदार हमेशा से 4 चीज़ों पर रहा है: चादर, चावल, चमड़ा और चीनी। ये है आपकी मईशत मुकम्मल तौर पर, और ये पिछले 70 साल से यही कुछ है। जब तक आप इसमें तब्दीली नहीं करेंगे, जो जितना पैसा आप लेते हैं, ये बाहर से उधार मांगते हैं, उसको जब तक आप प्रोडक्टिव एवेन्यूज में नहीं लगाएंगे, फिक्स्ड एसेट बनाना बंद कर देंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है शहजाद चौधरी साहब। हेलो जी जी शहजाद चौधरी साहब, हेलो बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़ रिपोर्ट पर। आप हेलो। ठीक, मैं वापस आऊंगा आपसे। सज्जाद मीर साहब, आप इस रिपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 70% क्यों 100% पाकिस्तानी इस वक्त माशी सूरत हाल से परेशान है। ये मेरे ख्याल में शहजाद चौधरी साहब गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानियों के गलत या दुरुस्त होने की बात सिर्फ नहीं है, बल्कि गौर से देखा जाए तो माहिरीन की भी यही राय है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। ये असल में बहुत बेसिक फैसले हैं जो हमने करने हैं, और वो फैसले शायद हम कर नहीं पा रहे। ये मईशत से ज़्यादा खारजा पॉलिसी के फैसले हैं। और वो खारजा पॉलिसी के मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब सी पैक से कट कर, मैं कट कर कह रहा हूँ बिल्कुल वजाहत के साथ, उसको रोल बैक करके एक तरह के हम IMF के पास गए हैं, और उसकी इतनी शराइतें जो हम पूरी नहीं कर पा रहे। अब हमारे वज़ीर आज़म चीन जा रहे हैं, कल खबर आई कि हम रूस से या काज़ाकिस्तान से या पता नहीं शायद यूक्रेन से पैसे लेकर कुछ अपना जो ML1 का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें किसी ने सर्वे ने स्टडी नहीं किया कि आखिर ये मनसूबा रुका हुआ क्यों है। मैं कल भी अर्ज कर चुका था कि चीन के बैंकों में पैसा मंजूर पड़ा है और हम वो पैसा ले नहीं पा रहे क्योंकि IMF हमें रोकता है। हम इस चुंगल से कैसे निकल सकते हैं? हमारा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कैसे हो सकता है? हमारी खारजा पॉलिसी में हमें क्या करना है कि जिस तहत कोई, मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका से लड़ाई नहीं लेनी हमने, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी को कैसे बनाना है कि आप अपने माशियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अव्वल दिन से हम अपनी सलामती के चक्कर में हैं और दुरुस्त तौर पर हैं, गलत नहीं है, गलत ना समझा जाए मेरी बात को। अव्वल दिन से यही है, हर मुल्क होता है, लेकिन हम वो कहते हैं ना, हमने सलामती, हमने सिक्योरिटी स्टेट बना दिया मुल्क को। उसका मतलब हमारा हर एग्रीमेंट जो हुआ है अमेरिका के साथ, वो हमारे सलामती के मफादात में तो हो सकता है, हमारे दफाई मुआहदे तो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई 1 टके का फायदा जो है ना इक़्तिसादी मैदान में नहीं पहुंचाया। ठीक, बिल्कुल शायद अयूब खान के ज़माने में यानी कि हमारी माशी समत दुरुस्त नहीं है। आमिर ज़िया साहब, 69% पाकिस्तानी ये भी समझते हैं कि सियासी समती मजबूरी तौर पर पाकिस्तान की दुरुस्त नहीं है, सिर्फ 50% पाकिस्तानी तो पुरुमीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। तो शहजाद चौधरी साहब की तरह मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हमें नहीं पता ये कौन सी एजेंसी है, किसने कमीशन किया है इनको, तो पहली बार नाम सुना है, हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता। लेकिन बहरकैफ ये जो बात हो रही है, मतलब है जिस तरह से हमारा मीडिया गुफ्तगू करता रहता है और सोशल मीडिया पर डिबेट्स रहती हैं, तो एक आम तासुर यही बना हुआ है कि जी हुकूमत हर चीज़ गलत कर रही है, और एक बेशुमार गलतियाँ भी हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब हम कहें कि जी महंगाई है और एक हम इंसाइट करते रहें लोगों को। एक और जो बहुत बड़ा हमारी जिम्मेदारी कि हम ये डिस्कस करें कि जी वजह क्या है हमारी माशी मजबूरियों की और प्रॉब्लम्स की। क्या कुलियतन जिम्मेदार ये 4-5 साल हैं, ये जो PTI हुकूमत के 3.5 बरस हैं, या इसकी जो हमें जड़ें जो हैं, जैसा कि अभी शहजाद मीर साहब फरमा रहे थे कि हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये जड़ें जो है कई दिहाइयों पर फैली हुई हैं, और इसमें जो हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो चॉइसेस ली हैं, अमरीका नवाजी की चॉइसेस ली हैं, IMF के शिकंजे में रहने की है, मगरब नवाज जो हमारा जहन बना हुआ है हमारे रूलिंग एलीट का, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो हमारे फौजी लीडरशिप हो, तो ये भी इसका बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में आंसर है। और ये जो बड़ा अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन, मैंने वो कॉलम पढ़ा था सज्जाद मीर साहब का, जिन्होंने CPEC और चाइना के हवाले से भी 1-2 रोज पहले ही लिखा था, और तो बड़ा तफसील के साथ इन्होंने ज़ाहिर खुद वो बयान भी कर दिया है कि अगर हम IMF की शराइत की वजह से चाइना की दोस्ती से मुंह मोड़ रहे हैं, और मुंह नहीं भी मोड़ रहे और हम जो है वो CPEC का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, CPEC को हमने इंस्टॉल कर दिया है, पाकिस्तान का ही है। बात ये कि जब तक हमारी रूलिंग एलीट इस बात पे क्लियर नहीं होती कि आज भारत के स्ट्रेटेजिक अलाय जो है वो अमेरिका है, और इस वजह से हमारे और अमेरिका के दरमियान कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बल्कि डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहे हैं,
और वही डिसाइसिव फैक्टर भी है। फिर जाहिर है कि अमेरिका कंटेन अगर चाइना पॉलिसी पे अमल पैरा है तब भी हमें सूट नहीं करते ये सब बातें। उसके नतीजे में IMF को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की, कहते हैं ना, माशी तौर पर हमारा गला घोटने के लिए। और जो कुछ हमारे मतलब है कि जिस तरह से हमने एक सिम मुकर्रर की थी अपने तरक्की देने की CPEC के जरिए, उसका गला घोटने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में हमारी रूलिंग एलीट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो हम फैसले कर रहे हैं पैदर पे, और हमने एक मरतबा फिर हम अब तक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि जी हम अमेरिका को बैलेंस करने के चक्कर में कि अगर चाइना के साथ हम हमारे ताल्लुकात में जरा सा भी बाल भी आता है तो बहुत नुकसानदेह होगा। हमें समझना चाहिए कि चाइना हमेशा से आपका एक पायदार दोस्त रहा है और अमेरिका ने हमें हमेशा इस्तेमाल किया, और उसके साथ जो भी हमारे ताल्लुकात रहे वो बहुत ही नापायदार रहे, और बहुत ही उसके अंदर कहते हैं ना एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट था, जो अफगान जंग के बाद हम उल्टे खड़े हो जाएं। अमेरिका आपको इस बात में माफ नहीं करेगा, जो भी उनके परसीव ख्यालात हैं हमारे बारे में, गलत या सही। तो आने वाले दौर में अगर हम लोगों ने चॉइसेस ली तो हमारी जो माशी मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी, और वो मजीद बढ़ेंगी। उसके बिल्कुल लिए ठीक, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आउट ऑफ द पड़ेगा। बॉक्स सोचना और पड़ेगा। मुना, IMF से हटकर आप क्या सोचना समझते हैं? पड़ेगा। एक और रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त नहीं है। आजकल वैसे मेरा ख्याल है कोई सर्वे का मौसम है, क्योंकि पहले एक और इस तरह का सर्वे आ चुका है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आ चुका है, फिर वो वजीर आला पंजाब के हवाले से तो भी था कि वो बेस्ट है चारों में से, तो ये एक और सर्वे है हमारे सामने। ये बात दुरुस्त है कि अगर आप आवाम से ये सवाल पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इतनी जो कॉम्प्लिकेशंस है और स्ट्रक्चरल चीजें हैं उनमें नहीं जाएंगे। अवाम के लेवल पर अगर आप बात करें तो अवामी सतह पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन है या महंगाई का फैक्टर है, तो जाहिर है वो उसी की बुनियाद पर अपना जवाब देंगे, जो कि उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है। बल्कि ये मैं मुत्तफिक हूँ कि शायद इसकी जो शरह है वो मजीद ज्यादा होनी चाहिए थी इस हिसाब से अगर जाया जाए। महंगाई बिल्कुल आगे जा रही है, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के तकाजे हैं उनका एक बहुत अहम अमल दखल है, जो कि हमारी IMF के साथ सख्त शराइत है, और इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत के अपने लोग भी मान चुके हैं कि इस दफा जो हमें IMF प्रोग्राम मिला है वो शायद मुश्किल तरीन IMF प्रोग्राम्स में से एक है, इस वजह से इतनी मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कब तक चलता रहेगा, इससे हमें कभी ना कभी तो निकलना है ना। ये एक ऐसा लगता है कि एक चुंगल है जिसमें हम फंस गए हैं, और एक लेंडर के साथ हम बार बार उनके पास जा रहे हैं। इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मैं समझती हूँ अगर अवाम के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है ऑलरेडी महंगाई का, हुकूमत तो यही कहते हैं ना कि इसकी वजह ये है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक सतह पर इस्लाहात कर रहे हैं, वहां पर चीजें ठीक कर रहे हैं, इसलिए अवाम को मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। तो उस मुश्किल से गुजरने के बाद एटलीस्ट अब तो हम लोग इस काबिल हो ना कि हम इस चुंगल से निकल पाए, और शायद हमारी अगली नस्लों को, चलो हमने तो ये भुगत लिया, लेकिन अगली नस्लों को हम लोग कम से कम एक बेहतर पाकिस्तान, एक बेहतर मईशत देकर जाएं, इस IMF से हमारी जान छूटे। आप अपने अतराफ के ममालिक देखें, हमारा रीजन में इस हवाले से बहुत मायूस कुन ट्रेंड है। शायद ही कोई इतना बड़ा सब्सक्राइबर होगा IMF प्रोग्राम्स का जितने हम बनकर रह गए हैं। हमारी अब आगे जाते हुए पॉलिसी क्या है, अफसोस की बात यह है कि अभी तक उसकी सिम्त भी नजर नहीं आ रही है कि एटलीस्ट मैक्रो इकोनॉमिक सतह पर हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाए। अवाम के ऊपर अगर इतना प्रेशर इस दफा आ चुका है तो दूसरी चीज में तो पॉजिटिविटी आनी चाहिए ना, कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई हम अच्छा सोल्यूशन लाए। कोविड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेरा ख्याल है किसी हमारे बाकी साथी ने इसका तस्करा नहीं किया। शायद कोविड की वजह से भी काफी सारी चीजें हैं जो हमारे ऊपर अब आ गई हैं, उसमें हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन यकीनन इसके आगे अब हमें जाना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। मुना आलम साहिबा, आमिर ज़िया साहब, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, मईशत की बेहतरी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।